हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग यहाँ पर यूजीसी नेट की क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एपी की क्लासेस भी हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही सेट और एपी की क्लासेस भी हम लोग यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम लोग एक टॉपिक है उसको यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं और टॉपिक है हमारे पास में प्लेटो। तो प्लेटो के विचार, प्लेटो के जो थॉट है वो पूरा हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं ना। तो आप लोगों को जानकारी है ऑल एग्जाम प्लेस पर यूजीसी नेट, एपी या फिर हम लोग बात करें एमपीसीएट, इसकी क्लासेस हो चुकी है और जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की प्राइस की अगर हम बात करें तो कोर्स आपको अवेलेबल होगा यहाँ पर कितने रुपए में, तो कोर्स आपको मिलेगा यहाँ पर। इसकी एक्चुअल प्राइस की बात करें तो 2999 है, बट ऑफर में आपको मिलेगा 1999 और जीएसटी आपको अलग से पे करना। ये कोर्स आपको प्रोवाइड करे किया जाएगा और फैसिलिटीज क्या है वो आपको पता ही है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको यहाँ पर। साथ ही आपको यूट्यूब प्रैक्टिस भी हम लोग करवाएंगे, डाउट सेशन लेंगे। चल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा प्लेटो के बारे में बताता हूँ। प्लेटो एक ग्रीक थिंकर है या यूनानी दार्शनिक है और आपने सुना भी होगा अफलातून नाम का एक व्यक्ति। अफलातून प्लेटो का ही नाम है ना। तो प्लेटो के मतलब एक तरह से सुडोल शरीर को देखकर उनके गुरु जो थे उन्होंने उनको अफलातून नाम दिया। तो प्लेटो कौन है? प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक है जिनके गुरु का नाम है सुकरात। सुना होगा आप लोगों ने, सुकरात एक अच्छा शिक्षक है ना। सुकरात की दर्शन पद्धति द्वंदात्मक कहा जाती है और वही उनके शिष्य के रूप में भी देखने को मिलेगी आपको। प्लेटो की जो दर्शन पद्धति रहेगी वो भी द्वंदात्मक। द्वंदात्मक का मतलब होगा कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कोई विचार आएगा, उसके प्रतिवाद कोई आएगा, फिर उसके बाद दोनों के टकराव से एक नया संवाद जन्म लेगा, माने दोनों के कॉन्ट्रडिक्शन से एक नया विचार आएगा। सुकरात का शिष्य कौन है? प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य का नाम है अरस्तु। अरस्तु का शिष्य आपको पता है सिकंदर। ठीक है ना, ये पूरी कहानी है। तो हम लोग थोड़ा सा पहले प्लेटो का एक जीवन परिचय आपको बताता हूँ। प्लेटो कौन थे, उनके पिता का नाम क्या था, क्या करते थे, उसकी पूरी कहानी आपको समझाता। देखिए प्लेटो जो थे वो क्या है, यहाँ पर उनका वास्तविक नाम पे बात करें तो वो था एरिस्टोक्लेस। इनके सुडोल शरीर को देखकर इनके गुरु ने इनका नाम क्या रखा था यहाँ पर? अफलातून। ठीक है, तो प्लेटो या अफलातून कहा जाता है, जो इथेंस के अत्यंत मतलब एक समृद्ध परिवार से बिलोंग करते थे, कुलीन परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम था अरस्टीन और वो इथेंस के जो अंतिम राजा थे कोड्रस, उसके वंशज थे। और इनकी माता का नाम जो था वो था पेरिक्टियोन, जो एक कानूनविद थी और एक कानूनविद परिवार से बिलोंग भी करती थी। माने अच्छे एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ऐसे परिवार से बिलोंग कर रही है जो कानून की विशेष जानकारी रख रहा है। साथ ही पिता भी यहाँ पर जो है, जो अंतिम राजा था वहां पर एथेंस का, उसके जो है दरबार में यहाँ पर जो है कार्य करते थे। तो वो एक अच्छे संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। अब इनके समय में हुआ क्या, एक युद्ध चला है यूरोप में जिसका नाम है पेलोपोनेशियन युद्ध, और ये लगभग 27 वर्ष तक चला है। किसके बीच में हुआ था? एथेंस और स्पार्टा जो राज्य था उसके बीच में ये युद्ध देखने को मिला। तो ये बड़े मतलब व्यथित भी हुए थे क्योंकि इन्होंने एथेंस को हारते हुए देखा था। एथेंस में क्या था कि वहां का प्रशासन, वहां के राज्य जो थे वो भ्रष्ट हो चुका था, इस वजह से वो युद्ध में हार गया था। तो इससे बड़ा दुखी हुआ ये। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, जब ये युद्ध खत्म हो गया उसके बाद यहाँ पर इन्होंने युद्ध के बाद में 30 निरंकुश शासकों का शासन भी देखा। माने युद्ध के बाद में वहां पर जो राजा बने वो निरंकुश प्रवृत्ति के थे। राजा प्रजा के अधिकारों का हनन कर रहे थे, प्रजा के अधिकारों का सम्मान नहीं करते थे। ऐसे में इसके मन में यहाँ पर एक तरह से आप देखें तो लोकतंत्र के प्रति थोड़ा सा विश्वास इसका उठने लगा है। ठीक है, और इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं 33 शासकों में या 30 शासकों में यहाँ पर क्रिटियास या चर्मिस नाम के इसके रिश्तेदार भी थे। इससे इनका जो है थोड़ा सा इन अत्याचारी शासकों को देखकर इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की बात की और यहीं से अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत की बात करते हैं। इन्होंने फिर आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया। में एक दार्शनिक राजा की बात करते हैं कि दार्शनिक जो है वो राजा बनेगा, ताकि बुद्धिजीवी व्यक्ति रहेगा तो शासन व्यवस्था अच्छे से चलाएगा। तो ये सब घटनाक्रम चले रहे थे। इसके बाद इनके जो गुरु है उनका भी एक प्रभाव है। इनके गुरु को वहां के जो राजा थे एथेंस के, उसकी बुराई करने में या उसकी आलोचना करने के चक्कर में उन राजा ने क्या कर दिया था, जहर का प्याला पिला दिया था। मैंने जहर देकर उनकी क्या कर दी थी, यहाँ पर हत्या करवा दी थी। तो इससे भी बड़ा दुखी हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, जहर देकर सुकरात की हत्या कर दी। ये पूरी घटना को अगर आप देखेंगे तो ये प्लेटो के जीवन में पूर्णतः बदलाव लाने वाली घटना थी। लोकतंत्र की आलोचना की, ज्ञानियों और मूर्खों का शासन होता है इसमें। लोकतंत्र अच्छी व्यवस्था नहीं, लोकतंत्र में बहुमत का शासन है परंतु अज्ञानी और मूर्ख राजा शासन करते हैं।
फिर इसके बाद जब ये सब घटनाक्रम हुआ तो इन्होंने मिस्र और इटली की यात्रा की। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने 12 वर्ष तक मिस्र और इटली के जो एक जगह है सिसिली द्वीप, वहां पर यात्रा की। इटली में उन्होंने पाइथागोरस के गणित और ज्यामिति के सिद्धांत को सीखा। फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पर 387 ईसा पूर्व में ये वापस एथेंस आए और इन्होंने एक अपनी संस्था बनाई, एक स्कूल जैसा बोल सकते हैं, एकेडमी, उसकी स्थापना की। तो एथेंस से लौटकर यूरोप के प्रथम विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की, जिसमें दार्शनिकों को तैयार किया जाता था, माने एक आदर्श राजा जो था वो बनाए जाने का काम होने लगा। इसके बाद में हम बात करें तो इसके मुख्य द्वार पर लिखा हुआ था, ज्यामिति से अनभिज्ञ कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे, माने जिसको ज्योमेट्री नहीं आती वो व्यक्ति यहाँ पर इंटर ना करे, ऐसा इन्होंने कहा। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सिराकुज का प्रयोग किया। क्या किया, प्लेटो ने सिसिली के सिराकुज के जो शासक थे डायनोसियस प्रथम और बाद में डायनोसियस द्वितीय, उसको दार्शनिक राजा बनाने का एक प्रयास किया, बट ये फेल हो गए। माने वो इन दो व्यक्तियों को उन्होंने राजा बनाने का प्रयास किया बट वो सफल नहीं हो पाए। वो बोलते हैं सिराकुज का प्रयोग, मैंने सिराकुज में दार्शनिक राजा बनाने का प्रयास किया बट सफल नहीं हो पाए। इसके आगे की कहानी आप देखिएगा, इनके अध्ययन पद्धति और इनकी दार्शनिक पद्धति क्या है। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक दार्शनिक पद्धति होती है, तो उस दार्शनिक पद्धति कहेंगे, जैसे सुकरात की दार्शनिक पद्धति, प्लेटो की दार्शनिक पद्धति। तो हर व्यक्ति सत्य को खोजने के लिए अपना अपना एक तरीका डेवलप करता है, उसको हम लोग बोलते हैं उसकी दार्शनिक पद्धति। ऐसे ही प्लेटो ने भी सत्य को खोजने की प्रयास किया, अपने विचार दिया, उसको हम बोलेंगे प्लेटो की दार्शनिक पद्धति। तो इसके अध्ययन पद्धति और उस पर किसका प्रभाव है वो देखिएगा। तो इनकी पद्धति की बात करें तो अभी हमने कहा डायलेक्टिक मेथड कहलाती है। आपने हीगल का द्वंद्वात्मकवाद भी पढ़ा होगा। हीगल का कहना है कि संसार में जो चीजों की उत्पत्ति हुई है संसार में, वो विचारों से हुई। कोई भी विचार, उसके अपोजिट एक विचार आता है, दोनों के टकराव से फिर नया संवाद जनरेट होता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी को बोलते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति। जिनके गुरु थे वो भी द्वंद्वात्मक पद्धति को फॉलो करते थे। उनके पास जब कोई शिष्य समस्या लेकर आता था तो वो समस्या का समाधान नहीं बताते, उस शिष्य से ही उसका समाधान लाने के लिए कहते थे। जब वो समाधान लेकर आता फिर उसमें कमियां निकाल देते। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती थी। यही इन्होंने किया। सुकरात से ये पद्धति ग्रहण की। इन्होंने सतही धारणाओं का खंडन करके सत्य तक पहुंचने के लिए प्रश्न उत्तर शैली अपनाए। माने कोई इनसे प्रश्न करता है, ये उत्तर नहीं देकर उल्टा उसी को जाके उसी से उत्तर लाने की कहते हैं, फिर वो लेकर आता, फिर कुछ कमी निकालते, फिर ये चलता रहता। ऐसे ही इन्होंने किया। तो संवाद की शैली अपनाई, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, द्वंद्वात्मक या डायलेक्टिकल मेथड। इसके बाद इन्होंने डिडक्टिव मेथड अपनाई, माने सामान्य ज्ञान से विशेष की ओर जाना प्रारंभ किया। इस सामान्य सिद्धांतों से हम विशिष्ट निकाले। प्लेटो पहले से तय कर लेते कि न्याय क्या है, फिर उसे राज्य पर लागू करते हैं। फिर एक इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो दृष्टिकोण है वो उद्देश्य परक है। प्लेटो मानते हैं कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक निश्चित उद्देश्य होता है, माने हर व्यक्ति ऐसे ही नहीं है, हर वस्तु ऐसे ही नहीं, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। बिना पर्पस के ब्रह्मांड में कोई भी घटना घटित नहीं हो रही है। कोई भी घटना घटित होती है तो उसके कोई ना कोई रीजन अवश्य होगा। राज्य का उद्देश्य भी है, राज्य का उद्देश्य है नागरिकों को नैतिक बनाना। तो इन्होंने राज्य का भी उद्देश्य बता दिया कि नागरिकों को नैतिक बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की। तो ये कहते हैं कोई भी घटना ऐसे घटित नहीं होती, हर घटना के पीछे एक ना एक कोई कारण अवश्य होगा, कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर एक और इनके यहाँ पर कहा जाता है पद्धति के बारे में, ऐतिहासिक और सादृश्य पद्धति। माने इन्होंने अपने विचारों को समझाने के लिए किसी से तुलना की, उसकी जैसी कोई और अन्य वस्तु बताई और उससे तुलना करके यहाँ पर अपने विचार दिए। जैसे मान लीजिए इन्होंने राज्य की तुलना मानव शरीर से कर दी, राजा की तुलना नागरिक से की या चारवाह से करना, ये सब इन्होंने किया। माने किसी ना किसी प्रकार से किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति वस्तु से करके चीजों को समझाया। बौद्धिक प्रभाव है। बौद्धिक प्रभाव क्या है, तो यहाँ पर देखिए हेरक्लाइट्स और या फिर हम लोग बात करें उनसे, इन्होंने क्या सीखा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो एक इनके ऊपर प्रभाव इस चीज का भी है कि संसार की कोई भी चीज शाश्वत सत्य नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। जो मतलब बुद्धिज्म का जो हम लोग बात करते हैं क्षणिकवाद, वही यही है, हर चीज बदल रही है। संसार में परिवर्तन शाश्वत सत्य है, हर चीज नहीं रहेगी, समय के साथ बदलेगी और परिवर्तन ही संसार का नियम है। भौतिक संसार नश्वर है, माने संसार की सारी चीजें नश्वर है, खत्म होती है, नहीं बनती है। पार्मेनाइडिस से भी इन्होंने सीखा कि वास्तविक सत्य अपरिवर्तनीय है। केवल अगर शाश्वत कोई चीज है तो वो है वास्तविक सत्य और कुछ नहीं, वो नहीं बदलता, वो स्थायी है। जिससे उन्होंने विचारों का सिद्धांत दिया। पाइथागोरस से इन्होंने आत्मा का अमृत का सिद्धांत लिया और गणित का महत्व सीखा। ज्योमेट्री जो है वो उन्होंने पाइथागोरस से सीखी। सुकरात से उन्होंने क्या सीखा, ज्ञान ही सद्गुण है। सद्गुणों में सबसे बड़ा या सबसे प्रमुख जो वो है ज्ञान, है ना।
नॉलेज इज वर्च्यू या वर्च्यू इज नॉलेज, ये इन्होंने कहा, जो उनके दर्शन का मेन थॉट है, केंद्रीय स्तंभ। क्लियर है यहाँ तक? तो ये प्लेटो जो है पूरी तरह से इनकी दार्शनिक पद्धति इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द घूमती है। आगे हम लोग इनके नए विचार देखते हैं, इनके क्या विचार है आगे पर बात करते हैं। अब देखिए इनके विचारों का सिद्धांत देखिए, प्रत्यय का मतलब होता है थॉट, विचार। ये कहते हैं कि जिस प्रकार ये सांसारिक दुनिया है, इसमें सभी वस्तुओं का अपना एक स्थान है, इनका एक अस्तित्व है, उसी प्रकार विचारों की भी एक दुनिया है, विचारों का अपना स्थान है। और यही हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि इस दुनिया में शाश्वत सत्य सिर्फ विचार है, विचारों से ही कोई व्यक्ति महान बनता है। विचार सजीव होते हैं, जैसा आप सोचते वैसा हो भी जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हमसे बहुत बार कहा जाता है ना कि अच्छा सोचो अच्छा होगा, बुरा सोचो बुरा होगा। क्यों कहा जाता है ये पता है आपको? क्योंकि विचार सजीव होते हैं, विचारों में जान होती है, जैसे आप सोचेंगे वैसी घटनाएं घटती जाती है। तो प्लेटो की जो ज्ञान मीमांसा है, माने ज्ञान प्राप्त करने के तरीके हैं, वो ये सिद्धांत में बताते हैं कि ज्ञान मात्र एक स्मृति है, ज्ञान एक मेमोरी मात्र है और कुछ नहीं है। मेन जो है वो विचार है, विचारों से ही सब कुछ बना है। ठीक है, तो प्लेटो ने कहा कि भौतिक जगत जो हम देखते हैं ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक क्या है? वास्तविक है सत्यता है, मतलब विचारों की, माने वास्तविक सत्ता किसकी है? विचारों की। ये जो हम भौतिक जगत देखते हैं ना, दुनिया, ये सब चीजें, ये सब हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे लिए कुछ भी महत्व नहीं रखती, ये सिर्फ नश्वर है। जो नश्वर संसार से दूर होकर पारलौकिक दुनिया में वही शाश्वत सत्य है और वो विचार है। यह दृश्यमान दुनिया उन विचारों की एक अधूरी और दोषपूर्ण नकल है, शेडो मात्र है। ठीक, ये इन्होंने कहा। और इस उदाहरण को समझाने के लिए इन्होंने गुफा का उदाहरण दिया, माने इस चीज को समझाने के लिए इन्होंने गुफा का उदाहरण दिया। और गुफा के उदाहरण में क्या कहते हैं कि एक गुफा में कुछ लोग हैं, उनकी पीठ जो है, मतलब एक तरह से हम लोग कहते हैं उनका मुंह जो है गुफा की दीवार या उसके सामने है, और पीठ जो है गुफा की गेट साइड है। गुफा की गेट साइड उनकी पीठ है और मुंह जो है वो क्या है? सामने है। अब इन लोगों को ये जो समझ रहे हैं कि गुफा के अंदर जो जानवर है, ये जो चीज है वही सही है, बाकी और कुछ सही नहीं है, इन लोगों को लग रहा है, क्योंकि इनको यही जानकारी है। अब होता ये है कि वो जो गेट है और ये लोग जो है, गेट के जो आग हम लोग बात करें, गेट के पास में आग जल रही है, और आग जल रही है तो आग के सामने जो लोग आ रहे हैं उसकी परछाई सामने बन रही है। अब सामने क्या कर रहे हैं लोग? परछाई को देख रहे हैं, लोग मान रहे कि ऐसा ही होता है, ये परछाई सत्य है। बट हुआ ये कि यहाँ पर कुछ लोग जो है वहां से एक सकरी रास्ते से निकलकर बाहर झांकते हैं, और बाहर जब झांकते हैं तो उनको लगता है सत्य का प्रकाश दिखता है। तब उनको एहसास होता है कि अब तक हम जो जान रहे थे, सोच रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? कोरी कल्पना मात्र है। ये जीवन हम लोग जो समझ रहे थे वो नहीं है। वास्तविक सत्य वो नहीं जो हम देख रहे हैं। वास्तविक सत्य तो ऐसा है जो हम देख ही नहीं पा रहे। जो व्यक्ति को देख लेता वो दार्शनिक बन जाता, और दार्शनिकों का काम भी है वास्तविक सत्य को खोजना। जिसने वो जो सूरज का प्रकाश है उसको जान लिया, वही व्यक्ति क्या है? दार्शनिक। तो यहाँ इनकी एक अवधारणा है ज्ञान बनाम धारणा। तो इनका कहना है कि इंद्रियों से जो प्राप्त होता है ज्ञान, वो धारणा मात्र, ओपिनियन है। जैसे हम लोग जो भी वस्तु को छूते हैं, जिन चीजों को हम अपनी आंखों से अपनी जो है महसूस करते हैं, वो सिर्फ एक ओपिनियन मात्र है, वो शाश्वत सत्य नहीं है। बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्त होगा वही वास्तविक सत्य है। तो जो हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं वो सत्य नहीं है। सत्य कौन है? इससे प्राप्त होने वाला ज्ञान है, वो सत्य है। इसी को उन्होंने गुफा के सिद्धांत के माध्यम से बताया। रिपब्लिक ने अपने जो है पुस्तक है, मतलब प्लेटो की जो रिपब्लिक, उसके भाग 7 में प्लेटो एक रूपक या एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं कुछ कैदी जन्म से क्या है? एक अंधेरी गुफा में जंजीरों में बंधे हुए। अभी आपको जैसे मैंने बताया कि कुछ कैदी क्या है? एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे हुए। अंधेरी गुफा मतलब अंधेरा सा है, उनके पीछे आग जल रही है और पीछे गेट भी है। आग के सामने जो लोग आते हैं उसकी परछाई उनको सामने देख, तो मानते हैं कि वही सत्य है। तो उनकी पीठ गुफा की दीवार की तरफ है, बाहर क्या जल रही है? आग। इसके आग के कारण दीवार पर जो कुछ परछाई बनती है वो उसी को सत्य मान लेते हैं, वास्तविक दुनिया मान। एक कैदी क्या हुआ? मुक्त होकर बाहर गया, सूर्य का प्रकाश देखा, उस सूर्य के प्रकाश को ही वो परम सत्य मानता है, और वही वास्तविक परम सत्य है। तो हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये दुनिया में घटनाएं घटित हो रही, हम इसी को सत्य मान रहे हैं, जबकि वास्तविक ज्ञान इससे अलग है। वास्तविक सत्य इससे और है, और चूंकि हम जानते नहीं है, हमें सिर्फ यही चीजें सत्य दिखाई दे रही है, इससे सारी गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ कैदी क्या है? आम जनता। परछाई भौतिक संसार है, और मुक्त हुआ व्यक्ति कौन है? दार्शनिक। फिर यहाँ एक न्याय का सिद्धांत भी देते हैं। न्याय का सिद्धांत क्या है? तो ये व्यक्ति के स्वाभाविक रूप से 3 गुण बताते हैं। क्या 3 गुण है? एक होता बुद्धि,
ठीक है, तो एक यह बताते हैं बुद्धि के बारे में कि एक व्यक्ति में होती है क्या, बुद्धि। ठीक है, फिर एक होता है साहस और एक होती है वासना या शुद्धा। तो व्यक्ति के स्वाभाविक रूप से तीन प्रवृत्तियां, तीन गुण होती है, बुद्धि, साहस, बुद्धि का मतलब आप यहाँ पे विवेक भी मान सकते हैं ना, साहस और वासना। जो व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है वो राजा बनता है, माने जो विवेक के अनुसार कार्य करता है वो राजा बनता है, और जो साहस के अनुसार कार्य करता है वो सैनिक बनता है। और जो व्यक्ति यहाँ पर वासना या शुदा के वशीभूत होकर काम करता है वो उत्पादक वर्ग में, जैसे किसान, व्यापारी, उसमें आएगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर राजा का गुण क्या है, बुद्धि या विवेक, माने राजा को विवेक के अनुसार काम करना चाहिए, सैनिक वर्ग को साहस के अनुसार, और जो व्यापारी वर्ग है उसको किसके अनुसार, वासना या शुद्धापूर्ति के लिए काम करता है। अगर वो तीनों अपने अपने काम अच्छे से कर रहे हैं, माने राजा बुद्धि विवेक के अनुसार काम कर रहा है, सैनिक साहस के काम, और जो उत्पादक वर्ग है वो क्या कर रहा है, उत्पादक वर्ग को अपनी वासना या शुदा को नियंत्रित रखकर काम करना है, तो उस राज्य में चौथा तत्व आएगा, वो है न्याय। माने अगर किसी राज्य में जो राजा है वो बुद्धि के अनुसार विवेक के अनुसार काम कर रहा है, सैनिक साहस से काम कर रहे हैं, और जो उत्पादक वर्ग है वो क्या कर रहा है, अपनी वासनाओं को नियंत्रित करके काम कर रहा है, उसी राज्य में न्याय नामक तत्व की उत्पत्ति। तो न्याय का मतलब क्या है, जब ये तीनों चीजों का सही बैलेंसिंग रूप से उपयोग होगा तब न्याय की उत्पत्ति हो, यही इन्होंने सिद्धांत में कहा। तो न्याय की परिभाषा में कहते हैं हर राज्य में मनुष्य में तीन प्रवृत्तियां, आत्मा के तीन गुण, एक बुद्धि होती है, एक साहस होती है, और एक वासना या शुदा। बुद्धि दार्शनिक वर्ग के गुण होता है, साहस सैनिक वर्ग का, वासना उत्पादक वर्ग। अब न्याय की परिभाषा क्या कहते हैं कि जब ये तीनों वर्ग अपनी अपनी जो मेन तत्व है, आत्मा का प्रधान तत्व, उसका प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, चौथा तत्व आएगा, चौथा तत्व है न्याय। तो जब सब लोग अपना अपना काम अच्छे से करेंगे, अपने गुणों के अनुसार काम करेंगे, तो फिर चौथा तत्व आएगा, वो है न्याय। तो राज्य में किसकी उत्पत्ति होगी, न्याय की उत्पत्ति। यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत। व्यक्ति और राज्य का अंतर संबंध का सिद्धांत भी बताते हैं। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है, राज्य फलूद के वृक्ष या चट्टान से पैदा नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होता है। राज्य व्यक्ति का ही बड़ा हुआ रूप है, तो व्यक्ति और राज्य आपस में जुड़े हुए, व्यक्तियों के चरित्र से ही राज्य का निर्माण होता है ना। राज्य व्यक्ति का ही क्या है, बड़ा हुआ रूप है। आंतरिक गुण के बारे में कहते हैं कि न्याय कोई कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक अवधारणा है। आत्मा के तीन गुण, कौन से तीन गुण अभी आपको बताया, विवेक साहस संयम, के बीच एक सुंदर सामंजस्य। न्याय कोई अलग व्यवस्था नहीं है, जहां विवेक संयम साहस इन तीनों का संतुलित उपयोग होगा, वहां ऑटोमेटिक चौथा तत्व आएगा, वो है न्याय। तो वो चौथा तत्व आएगा न्याय, जहां विवेक संयम साहस के अनुसार काम होगा। ये अपने सिद्धांत में कहते हैं ये। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद प्लेटो के न्याय सिद्धांत की तीन व्यवहारिक विशेषताओं पर बात करते हैं। कौन सी तीन विशेषताएं, तो इसके न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं। पहला, अपने सिद्धांत में, न्याय सिद्धांत में ये अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों पर बल देते हैं कि हर व्यक्ति के जो अपने तत्वों के अनुसार कर्तव्य, जैसे राजा का विवेक कर्तव्य बताया, तत्व बताया कि भाई विवेक के अनुसार उसको अपना राज करना चाहिए, सैनिकों को साहस के अनुसार मतलब जो है देश की रक्षा करनी चाहिए, और उत्पादक वर्ग को अपनी वासनाओं को, लालसाओं को संयमित रखकर काम करना चाहिए। ये अधिकारों से ज्यादा किस पर बल दे रहे हैं, कर्तव्य और दायित्व। साथ ही सद्गुण का पर्याय चाहिए। कहते हैं कि न्याय कोई बाहरी कानूनी संहिता नहीं है कि कोई अलग से, ये व्यक्ति के अंदर ही निहित है, ये आत्मा का गुण है, यह आत्मा की धार्मिकता और आंतरिक अच्छाई का दूसरा नाम है। फिर ये कहते हैं कानूनी नहीं, नैतिक, माने ये न्याय जो है कोई अदालत तो उसके थ्रू नहीं मिल सकता, व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है, सब काम अपना अच्छा करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक न्याय आई जाएगी। तो न्याय अदालतों या मुकदमों से तय नहीं होगा, बल्कि समाज के तीनों अंगों के बीच एक नैतिक व सामंजस्यपूर्ण आचार संहिता है। अब इसके न्याय सिद्धांत की कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसकी कुछ दार्शनिक आलोचना करते हैं। क्या आलोचना है उसको आप ध्यान से सुनिए। एक पुस्तक है द रिपब्लिक, उसका जो पहला पार्ट है उसमें प्लेटो तत्कालीन एथेंस में न्याय के तीन सिद्धांतों का व्यवस्थित खंडन करते हैं। तो यहाँ पर प्लेटो जो है, यहाँ पर क्या करते हैं, न्याय के जो प्रचलित सिद्धांत है उसकी जो है खंडित किया जाता है, उसको विरोध किया जाता है। प्लेटो सिद्धांत का क्या है, तो सबसे पहला है सेफालस और पोलेमार्कस का परंपरावादी सिद्धांत। क्या है ये, सेफालस का कहना है कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है।
तो सेफालिस का कहना क्या है कि विवेक, संयम, साहस, इसके अनुसार काम करना न्याय नहीं। न्याय क्या है? सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना। वहीं पोले मार्कस ने क्या कहा है कि मित्रों के साथ भलाई और शत्रुओं के साथ बुराई करना, माने जैसा व्यक्ति उसके साथ वैसा व्यवहार करना, अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार, बुरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार, यही न्याय है। फिर इसका किसी लोगों ने खंडन कहा, यदि कोई मित्र पागल होकर अपने हथियार वापस मांगे तो उसे हथियार लौटाना न्याय नहीं, अन्याय होगा। साथ ही किसी को नुकसान पहुंचाना भी नैतिकता के विरुद्ध है। तो फिर इन विचारों का कुछ लोगों ने खंडन किया कि नहीं, गलत बात। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई जैसे लोग है उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाए। ऐसे तो अगर कोई व्यक्ति मतलब हमारा दोस्त है, वो पागल होकर हथियार मांग रहा है, तो क्या उसको हथियार देना सही है? भले आपका दोस्त है, गलत हो जाएगा ये, वो गलत कुछ कर सकता है उससे। साथ ही किसी को नुकसान पहुंचाना भी नैतिकता के विरुद्ध है। ये सिद्धांत फिर यहाँ पर फेल हो गया। फिर अगला देखिए, फिर इसी पर कुछ लोगों ने विचार दिए हैं थ्रेसीमेकस का उग्रवादी सिद्धांत। ये क्या कहते हैं? थ्रेसीमेकस साहब का कहना है कि न्याय जो है ये शक्तिशाली वर्ग का हित है। माने न्याय वही होता है जिससे जो ताकतवर लोग है उसको फायदा हो, वही न्याय है। बात समझ में आ रही है आपको? न्याय का मतलब क्या है? जिससे शक्तिशाली वर्गों को हित हो। शक्तिशाली वर्ग जो है या ताकतवर लोगों के हाथ हित में जो बात है वही न्याय। कमजोर वर्ग के हित की बात की नहीं जाती। फिर यहाँ पर इसका भी कुछ लोग खंडन, शासन करना एक कला है। जैसे एक चिकित्सक का लक्ष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं बल्कि क्या है? रोगी का इलाज करना है। वैसे ही एक सच्चे शासक का कर्तव्य क्या है? प्रजा का कल्याण करना। फिर इसी में एक और विचार आता है ग्लूकोन का यथार्थवादी सिद्धांत। ग्लूकोन क्या कहते हैं? ये न्याय कमजोरी की आवश्यकता है या कमजोरों की आवश्यकता है या भय का शिशु। तो न्याय की जरूरत होती है कमजोर लोगों को। ताकतवर लोगों को क्या की न्याय की जरूरत? ताकतवर लोगों के तो हितों की करना ही न्याय है। तो न्याय जो है कमजोर लोगों की आवश्यकता है, कमजोर लोगों को न्याय की जरूरत होती है। और न्याय की उत्पत्ति होती है भय से। जब डर होता है किसी चीज, डिमांड करते हैं सब हमें न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय जो है ये भय का शिशु है। ये का भी खंडन किया। कुछ लोग कहते हैं कि न्याय कोई कृत्रिम, बाहरी या समझौते की वस्तु नहीं है, यह आत्मा का गुण है। तो ये आत्मा का गुण बताया गया है यहाँ पर। अब इनका एक शिक्षा प्लान भी है, वो हम लोग देखते हैं। शिक्षा की विस्तृत योजना क्या है उसको समझिएगा। तो यहाँ पर रूसो ने अपनी मतलब रूसो प्लेटो ने यहाँ पर जो पुस्तक है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उन्होंने भी प्लेटो के जो पुस्तक है द रिपब्लिक उसके बारे में कुछ हैं। तो प्लेटो की जो पुस्तक है द रिपब्लिक के बारे में रूसो ने क्या कहा? ये राजनीति पर नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया अब तक का सबसे बड़ा महान ग्रंथ। तो रूसो भी प्लेटो से इंस्पायर है और वो प्लेटो की पुस्तक के बारे में क्या कहता है कि ये राजनीति पर नहीं, शिक्षा पर लिखा गया अब तक का सबसे मतलब महत्वपूर्ण या महान ग्रंथ है। फिर इसी में वो आगे कहते हैं प्लेटो की शिक्षा प्रणाली राज्य नियंत्रित, अनिवार्य और स्थिर दोनों के लिए समान है। तो वो राज्य द्वारा लागू की जाएगी, दोनों भेदभाव नहीं करते, उसी समान शिक्षा की बात करते हैं और अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा के कुछ चरण बताते हैं। प्रारंभिक शिक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा में वो यहाँ पर 0 से 20 वर्ष तक की बात करते हैं, वो प्रारंभिक। और इसमें वो बताते हैं पहले होनी चाहिए 0 से 6 वर्ष। इसमें कौन सी शिक्षा दी जाएगी? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को देनी चाहिए नैतिक धार्मिक कहानियां बतानी चाहिए और कड़े प्रतिबंधों के साथ। फिर आपको देना है 6 से 18 वर्ष के बच्चों को शारीरिक व्यायाम की शिक्षा, संगीत की शिक्षा। 18 से 20 वर्ष के लिए आपको देना है अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण, यानी 2 वर्ष तक आपको सैन्य प्रशिक्षण करना है। फिर 20 वर्ष की जब आयु हो जाएगी तो प्रथम परीक्षा होगी, यहाँ पर राज्य परीक्षा लेगा। जो असफल होंगे, जो फेल हो जाएंगे, वो आएगा उत्पादक वर्ग, माने वो व्यापारी बनेगा, किसान बनेगा, या जो भी प्रोडक्शन का काम होगा वो करेंगे। फिर दूसरा चरण देखिए उच्च शिक्षा, इसकी एज बताइए 20 से 33 वर्ष। तो भी उन्होंने भाग में बांटा है। 20 से 30 तक छात्रों को क्या करेंगे, माने जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा उन छात्रों को यहाँ पर गणित की, ज्योमेट्री, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र इसकी पढ़ाई कराएंगे। और 30 वर्ष की आयु में फिर दूसरी बार परीक्षा देनी होगी। जो असफल हो जाएंगे वो अब यहाँ पर क्या काम करेंगे? वो काम करेंगे यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी का या फिर सैनिक वर्ग में आएंगे। माने पहले चरण में फेल हो गए तो उत्पादक वर्ग में, दूसरे चरण के पहला स्टेप 20 से 30 वर्ष की आयु में अगर आप जो एग्जाम हो रही है उसमें फेल हो गए तो आपको सैनिक वर्ग में जा। फिर आएगा 30 से 35 वर्ष, माने इन में जो पास आ जाएगा फिर उसके लिए अगला चरण। इसमें आपको डायलेक्टिक्स की या फिलोसफी दी जाएगी ताकि वह सत्य को जान सके। इसके बाद व्यवहारिक प्रशिक्षण 35 से 50 वर्ष,
तो अगले 15 वर्ष तक इनको दार्शनिक बनाने के लिए वास्तविक दुनिया की कठिनाइयों, प्रशासनिक अनुभवों, सामाजिक प्रलोभन या सांसारिक प्रलोभन का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। माने इनको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा 33 से 50 वर्ष में, और जैसे ही 50 वर्ष आयु पूरी कर ली, जो व्यक्ति सफल होंगे वो बनेगा दार्शनिक राजा। ये इनका शिक्षा प्लान है। तो इन्होंने बताया भी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रारंभिक शिक्षा का अवधि है 6 से 18 वर्ष, है ना। पहला चरण, इसमें संगीत और व्यायाम की शिक्षा, फिर अनिवार्य से 18 से 20 वर्ष माने 2 साल का, इसमें अस्त्र शस्त्र, अनुशासन और युद्ध कौशल की शिक्षा। फिर अगला उच्च शिक्षा के चरण फर्स्ट में हम लोग 20 से 30 वर्ष की बात कर रहे हैं, और जो पास हो जाएगा वो यहाँ पर जो है जाएगा हमारा किसमें, सैनिक वर्ग में। फिर 30 वर्ष की आयु में दूसरी कठिन परीक्षा होगी, तो हम यहाँ पर द्वंद्ववाद और दर्शन शास्त्र की शिक्षा देंगे। 33 से 50 वर्ष व्यवहारिक और ज्ञान की शिक्षा, और जो 50 साल की पढ़ाई पूरी कर लेगा वो दार्शनिक फिलोसफर की। ठीक, ये इनका शिक्षा प्लान। आप इतना सा याद रखिएगा, आपको समझ पूरा। फिर ये एक अपना साम्यवाद का सिद्धांत देते हैं। साम्यवाद का सिद्धांत क्या है? तो साम्यवाद में ये कहते हैं कि संपत्ति नहीं होनी चाहिए, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, साथ ही यहाँ पर महिलाओं का, पत्नियों का भी साम्यवाद, की कोई भी मतलब महिला किसी व्यक्ति विशेष की पत्नी नहीं रहेगी, यहाँ सबकी सामूहिक संपत्ति मानी जाएगी। तो प्लेटो ने केवल संरक्षक वर्ग के लिए साम्यवाद का सिद्धांत नहीं दिया, शासक वर्ग, ये उत्पादक वर्ग को भी पर जो है इससे पूरी तरह बाहर रखते हैं। इन्होंने जो संरक्षक वर्ग है उसके लिए साम्यवाद का सिद्धांत दिया, और कहते क्या है ये, पहले तो कहते हैं कि संपत्ति सबकी सामूहिक रहेगी। साम्यवाद आपने पढ़ा भी है, कार्ल मार्क्स का विचार। कहते हैं समानता लानी चाहिए, सब राज्य के हाथ में होना चाहिए, पर समानता लाने का तरीका जो रहेगा वो हिंसा का रहेगा। ऐसे ये कहते हैं संपत्ति का साम्यवाद रहेगा, माने यहाँ कोई निजी संपत्ति, भूमि या घर नहीं रहेगी, सब राज्य के नियंत्रण में, माने कोई निजी संपत्ति नहीं रहेगी, कोई भूमि, कोई घर नहीं होगा, सब सोने चांदी को भी हाथ भी नहीं लगा सकते, सब राज्य के द्वारा निर्मित होगा, और जो प्रेरक बनेगी उसमें रखा जाए। साथ ही सामूहिक भोजनालय होंगे जहाँ सब बैठ के एक साथ भोजन करेंगे। उन्हें केवल जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुएं जो है उत्पादक वर्ग से कर के रूप में मिलेगी। के बाद पत्नियों व परिवार का साम्यवाद, निजी परिवार भी कोई नहीं बनाएगा भाई, जैसे मैं अपना परिवार हूं, ऐसा कोई परिवार नहीं रहेगा। यहाँ सबका सामूहिक परिवार, एक मतलब महिलाएं सबकी सामूहिक पत्नियां बोल सकते हैं आप, ऐसा रहेगा। तो निजी परिवार का अंत उन्होंने बताया, और प्लेटो कहते हैं कि वजह से सारी समस्या होती है, जहां परिवार नाम की चीज आ जाती है ना, भाई भतीजावाद आ जाता है, भ्रष्टाचार आता है। तो ये कहते हैं कि जो शासक वर्ग होगा उसका कोई परिवार नहीं होगा, कोई बच्चे यहाँ पर सामूहिक रहेंगे कि भाई राज्य उसका पालन पोषण करेगा, शिक्षा देगा, है ना। जो सुंदर महिलाएं, सुंदर पुरुष संतान उत्पत्ति करेंगे, तो यहाँ पर विवाह जैसी व्यवस्था कोई नहीं रहेगी, यहाँ सामूहिक रहेगा जो भी। राज्य नियंत्रित प्रजनन, राज्य के निश्चित के समय सर्वश्रेष्ठ पुरुष महिला यहाँ पर जो है विवाह, अस्थायी विवाह, मतलब स्थायी विवाह नहीं होगा, और उससे भी संतानें उत्पन्न होगी, तो अस्थायी विवाह होगा जिससे सर्वोत्तम संतानें पैदा होगी। और यहाँ बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? तो यहाँ सामूहिक मतलब राज्य पालन पोषण की व्यवस्था करेगा। तो जन्म के तुरंत बाद बच्चों को माता पिता से अलग कर देंगे, राज्य के जो शिशु गृह है वहां भेज दिया जाएगा। कोई भी माता पिता ये नहीं जान पाएगा कि किसका कौन सा बच्चा। पूरी पीढ़ी एक दूसरे को भाई बहन या माता पिता मानेगी। मतलब साम्यवाद का मतलब ही ये है ना, सामूहिक है ना। सारी मतलब महिलाएं एक दूसरे की पत्नी, पुरुषों की, ऐसे पुरुष जो रहेंगे वो एक दूसरे की, मतलब बात करें सारी महिलाओं के पति। तो यहाँ यही क्लियर नहीं होगा कौन किसके पत्नी, कौन किसका पति। सामूहिक सब जो है परिवार को और पत्नियों का साम्यवाद की बात ये उन्होंने बताया। इन्होंने शासकों के लिए संपत्ति का साम्यवाद का सिद्धांत दिया, निजी संपत्ति का विरोध, सामूहिक भंडार की बात की। सैनिकों के लिए क्या किया इन्होंने? सैनिकों के लिए कहा तो भी जो है संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार नहीं होगा, न्यूनतम वस्तुएं सरकार प्रोवाइड करेगी। फिर परिवार और पत्नियों का भी साम्यवाद रहेगा, मतलब यहाँ कोई निजी परिवार नहीं होगा कि मतलब जो है घर नहीं बसा सकता कोई, और बच्चे भी नहीं रहेंगे, वो सब राज्य के नहीं। ठीक है, तो पूरी तरह से राज्य उनका नियंत्रण पालन पोषण करेगा, राज्य उनकी शिक्षा की गारंटी लेगा। फिर यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ, क्या इन्होंने फैक्ट्स बताए वो ध्यान से रुकिए। राज्य रूपी जहाज का रूपक, माने ये कहते हैं प्लेटो लोकतंत्र की मूर्खता को समझाने के लिए एक रूपक देते हुए कहते हैं एक जहाज का मालिक जो है वो थोड़ा बहरा और कम सूझबूझ वाला है। तो लोकतंत्र की आलोचना करते हुए एक उदाहरण के माध्यम से जाते और क्या कहते हैं, एक जहाज का जो मालिक है थोड़ा बहरा है, कम सूझबूझ वाला है। जहाज का जो नाविक है, नाविक कौन है? राजनेता।
बिना किसी नेविगेशन के, ज्ञान के, केवल अपनी चापलूसी के दम पर जहाज चलाने का नियंत्रण पाना चाहता है। तो एक जहाज का मालिक, मान जहाज मतलब ये राज्य रूपी जहाज, इसका मालिक कौन है? इसका मालिक है जनता। और जनता की बात करें तो वो थोड़ी सी कम सूझबूझ या समझ की है, उसके अंदर कमी है। जबकि जहाज का जो मालिक है, जो नाविक है, वो क्या है? वो चाहता है कि बिना किसी जानकारी के, ज्ञान के, ये जहाज पर अपना नियंत्रण। वे इसलिए असली नाविक को मूर्ख और व्यर्थ बातूनी कहकर उसका उपवास उड़ाते, जबकि केवल उसी के पास तारों और हवाओं का ज्ञान है जो उस जहाज को साथ दे सकता है। मतलब सिंपल सा समझिए, ये कहते हैं कि ये जो राज्य रूपी जहाज है, इसका जो मेन है, वो मतलब जहाज की जो मालिक है वो जनता है। राज्य की मालिक जनता है, जनता के हाथ में सब कुछ है। जनता ऐसी है जिनको कम सूझबूझ, जानकारी कम है। जबकि जहाज को जो चलाने वाला है नाविक, है ना, जो राजा है उस समय, वो राजा को ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं जहाज पर पूरा कंट्रोल चाहता हूँ, जबकि उसको जानकारी नहीं है। और जिन लोगों को जहाज की जानकारी है, जो वास्तविक नाविक है, जैसे दार्शनिक, तो वो राजा मूर्ख समझ रहा है, मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता। ठीक है। जबकि अगर आप देखिए, वो जो दार्शनिक व्यक्ति, उसी के पास तारों और हवाओं का ज्ञान है, जो जहाज को क्या कर सकता है? सही दिशा दे सकता है। ऐसे में क्या होगा? अपने आदर्श राज्य में कहते हैं, यहाँ पर आदर्श राज्य को स्थापित करने की 3 लहरें आएंगी, की क्रांति होगी। वो क्या क्या होगी? पहली लहर में ये होगा, महिला पुरुष दोनों को समान शिक्षा और शासन का अधिकार मिले। तो पहली क्रांति में महिला और पुरुष दोनों को समान शिक्षा और शासन का अधिकार मिलेगा। दूसरी लहर में ये होगा, संरक्षक वर्ग के लिए परिवार और पत्नियों का साम्यवाद। तो पहला तो स्त्री पुरुष दोनों को इक्वल एजुकेशन मिलेगी, राइट्स मिलेंगे। में क्या होगा? परिवार और पत्नी का साम्यवाद होगा। तीसरी लहर, सबसे बड़ी लहर है, दार्शनिक को राजा बनाया जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं, ज्यामितीय संख्या का सिद्धांत। ये क्या है? तो हम ज्योमेट्री का सिद्धांत देखते हैं, और ये इन्होंने दिया अपनी पुस्तक रिपब्लिक आर्ट में। तो प्लेटो एक रहस्यमयी गणितीय संख्या का उल्लेख कर रहे हैं। वह कहते हैं कि यदि दार्शनिक राजा इस ज्यामितीय संख्या की गणना करने में चूक जाता है, तो वो एक संख्या बताते हैं। प्लेटो क्या कर रहे हैं? एक ऐसी संख्या का उल्लेख कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर कोई दार्शनिक व्यक्ति इस ज्यामितीय संख्या की गणना नहीं कर पा रहा है, तो राज्य नियंत्रित प्रजनन का चक्र टूट जाएगा। माने वो जो पत्नियों का, परिवार का जो साम्यवाद था, वो बिखर जाएगा। फिर लोग मतलब एक तरह से महिला से शादी करेंगे और अपना परिवार बसाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप गलत समय पर शादियां होंगी या संतानें पैदा होंगी, और आदर्श राज्य का पतन होगा। कुलीन तंत्र से सैनिक तंत्र में परिवर्तन। फिर यहाँ पर वास्तविक शुभ का विचार देते हैं, द फॉर्म ऑफ गॉड। ये भी इन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के बुक 6 में दिया है। प्लेटो के पूरे दर्शन को उच्चतम बिंदु या शुभ का विचार कहते हैं। वे उसकी तुलना उस सूर्य से करते हैं, जैसे सूर्य न केवल वस्तुओं को देखने के लिए रोशनी देता है, बल्कि उनके जीवन व विकास का कारण भी है। तो हर व्यक्ति के जीवन का जो लक्ष्य है, वो शुभ को खोजना है। शुभ क्या है? तो जैसे सूर्य है, सूरज सबको रोशनी दे रहा है, हमें प्रकाश देता है, रास्ता दिखाता है। वैसे वो शुभ जो है, हमें जीवन दिन दिन मतलब निर्देशित करने के लिए मार्गदर्शित करेगा, जीवन के लिए आपको गाइड करने का काम करेगा। वैसे शुभ का विचार आत्मा को सत्य समझ देता है और ब्रह्मांड के सभी विचारों का अस्तित्व है। बाद के विचारों में बदलाव देखिए, फिर बाद के विचारों में क्या बदलाव आता है? मतलब कुछ बदलाव आते हैं जो इन्होंने द स्टेट्समैन में दिया है। सिराकुज आपको याद आ रहा हो तो, इटली के सिराकुज में जो यहाँ पर डायनोसियस फर्स्ट और सेकंड को ये राजा बनाने की कोशिश कर रहे थे, दार्शनिक व्यक्ति राजा बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर ये असफल हो गए थे। तो जो वो प्रयोग फेल हो गया, ये कड़वे अनुभव और वृद्धावस्था की परिपक्वता के कारण, इनको मतलब एजेड भी हो गए थे ये। ऐसे में इन्होंने क्या किया, ये थोड़े रियलिस्टिक बन गए। अभी तक जो भी विचार आ रहे हैं आपको बहुत ज्यादा आदर्शवादी लग रहे होंगे, कि आदर्शवाद की बात करें, परिवार पत्नियों का साम्यवाद, आदर्श राज्य की बात कर रहे हैं, न्याय का सिद्धांत दे रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक है। बट अब हुआ ये कि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, एज बढ़ने के साथ आपको पता है व्यक्ति का अनुभव बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे व्यक्ति को अनुभव बढ़ता है, व्यक्ति थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाता है, उसको वास्तविक दुनिया की समझ हो जाती है कि दुनिया वास्तविकता के साथ जीना पड़ता है। अब बहुत ज्यादा आदर्शवादी बातों को लेकर प्लेटो के साथ भी यही हुआ। एक तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस, दार्शनिक राजा बनाने की बात की तो सिराकुज में फेल हो गया वो, और फिर उसके बाद एज बढ़ी तो अनुभव भी बढ़ गया था, एज साथ अनुभव बढ़ ही रहा है। समझ में आ गया कि अब धरती पर आदर्श दार्शनिक राजा मिलना संभव नहीं है, ऐसे में व्यवहारिक रूप से कुछ उपाय बताना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपनी जो पुस्तक था स्टेट्समैन, इसमें सरकारों का वर्गीकरण किया। प्लेटो ने कानूनों के मान के आधार पर शासन प्रणालियों का कुछ वर्गीकरण बताते हैं।
एक होता है यहाँ पर राजतंत्र। एक व्यक्ति अगर राज शासन कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे राजतंत्र। कुछ लोग शासन कर रहे हैं तो कुलीन तंत्र। फिर एक होता है मध्य मार्गी लोकतंत्र, माने बहुतों का कमजोर शासन लेकिन सुरक्षित, माने बहुत सारे लोग शासन कर रहे हैं, कमजोर शासन है। फिर एक होता है कानून विहीन शासन, माने ऐसा शासन जहां एक व्यक्ति है वो निरंकुश है, निरंकुश का मतलब अपने ऊपर मान सकता, तानाशाह टाइप का है, उसका शासन कहलाता है निरंकुश तंत्र। फिर कुछ भ्रष्ट लोग शासन करेंगे, उसको बोलेंगे धनिक तंत्र। कुछ पैसे वाले लोग शासन करेंगे, धनिक तंत्र। और इसके बाद आता है उग्र लोकतंत्र, तो बोलते हैं भीड़ तंत्र, माने कानून के बिना सब खराब, भीड़ जो रहती है वो सब चीजों पे कंट्रोल कर लेती है। फिर इसके बाद के विचार में और बदलाव देखिए, फिर और क्या बदलाव आते हैं, तो जो पुस्तक है द लॉज, उसमें यहाँ पर द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का उदाहरण देते हैं। ये कहते हैं कि जैसा मैं आदर्श राज्य बनाना चाह रहा था वैसा तो बनना ना के बराबर है, तो फिर कैसा बना सकते हैं, तो एक विकल्प देते हैं और वो है सेकंड सर्वश्रेष्ठ स्टेट का दान। ये कहते हैं इस अंतिम लॉज में ये क्या कहते हैं, प्लेटो ने स्वीकार किया कि मानव स्वभाव पूर्णतः विश्वसनीय नहीं हो सकता, ये दार्शनिक राजा के स्थान पर रूल ऑफ लॉ लागू करना चाहिए, कानून का शासन स्थापित करना चाहिए। दार्शनिक राजा तो नहीं बना पाएंगे, पर इसकी जगह हमें बनाना चाहिए क्या, कानून शासन हो, कानून के माध्यम से सारी क्रियाओं, ऐसा शासन बनाना चाहिए। फिर ऐसे में एक साथ ही ये कहते हैं कि मिश्रित संविधान होना चाहिए, एथेंस के लोकतंत्र और फारस का जो राजतंत्र, दोनों को मिलाकर एक राज्य बनाना चाहिए, तो लोकतंत्र प्लस राजतंत्र दोनों के संविधान बनना चाहिए। फिर निजी संपत्ति पारंपरिक विवाह को ये कड़े राज्य नियंत्रण के साथ मतलब परमिशन देते हैं, तो ये निजी संपत्ति का अधिकार भी देते हैं, विवाह की परमिशन। और निश्चित जनसंख्या बताती है कि राज्य की जो आदर्श जनसंख्या वो 5040 नागरिक होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा नागरिक नहीं। संख्या 1 से 10 तक के सभी अंकों से पूरी तरह विभाजित है, इस भाषा उपयुक्त। तो राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए वो भी बता देते। साथ ही अर्थव्यवस्था जो रहेगी वो कृषि आधारित, माने यहाँ लोग कृषि कार्य ज्यादा करेंगे, व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहित किया जाएगा, देशी भ्रष्टाचार राज्य में ना आए। इसके अलावा रात्रिकालीन परिषद की बात करते हैं, 10 सबसे सीनियर और बुद्धिमान लोगों की एक परिषद बनेगी, तो कानून की आत्मा धर्म की रक्षा करती है, माने रात्रिकालीन 10 लोगों की एक परिषद बनेगी जो रात्रि में भ्रमण करके जानेगी कि लोग क्या सोचते हैं, उनके विचार क्या है। ये आधुनिक समय की रिव्यू सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करेगी, माने ये लोग जानेगी लोगों के विचार क्या है, लोग क्या सोचते हैं राजा के बारे में। तो जो 10 बुद्धिशाली लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनकी सभा बनेगी वो रात्रिकालीन परिषद। ठीक, अब परीक्षा के लिए कुछ फैक्ट्स हैं तो आपको ध्यान रखना है। फैक्ट्स है, एक नोबल लाई, उदात्त सत्य। उदात्त सत्य क्या है, प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, उसकी तीसरी बुक है, उसमें शासकों को एक झूठ बोलने की अनुमति देते हैं। ये कहते हैं कि राजाओं को एक झूठ बोल सकते हैं, झूठ धातुओं का मितक कहते हैं। राजा को ये विश्वास दिलाया जाता है कि भगवान ने मिट्टी में सोना, चांदी और तांबा मिलाकर उन्हें, तो ये जो है झूठ बोलने का अधिकार है राजा को। राजा को ये एहसास कराया जाता है, नागरिकों को ये एहसास कराया जाता है कि राजा जो है वो भगवान ने ही बनाया, माने देवी सिद्धांत जो हम बोलते हैं, शक्तियों के देवीयता का सिद्धांत जो वो है कि राजा भगवान द्वारा बनाया गया है, ये कोई उत्पन्न नहीं होता, ये कोई सांसारिक वस्तु। भगवान ने मिट्टी में सोना मिलाया तो शासक बना, चांदी मिलाई तो सैनिक बना, तांबा मिलाया तो उत्पादक बना। तभी तो जाके मतलब नागरिकों से एक झूठ बोलने की बात करते हैं, नागरिकों से क्या झूठ बोलने कहते हैं कि राजा को ये विश्वास दिलाना चाहिए, राजा का जो पद है, नागरिकों को ये बताना है कि राजा का पद ऐसे ही उत्पन्न नहीं हुआ, भगवान ने बनाया है, तभी तो राजा की सत्ता को जनता स्वीकार करेगी। बात समझ में आ रही, यही तो बताना है। जनता अगर ऑटोमेटिक ये एक्सेप्ट कर ले कि राजा का पद भगवान ने बनाया तो फिर क्या बचा, फिर तो जनता ऑटोमेटिक राजा जैसा कहेगा वैसे ही करेगी। सरकारों का पतन की सिद्धांत भी कहते हैं रिपब्लिक में, प्लेटो बताता है कि आदर्श राज्य का पतन कैसे होता है। तो ये कहते हैं कुलीन तंत्र से सैनिक तंत्र परिवर्तित हो जाता है शासन, फिर धनिक तंत्र, फिर उग्र लोकतंत्र, फिर अंत में निरंकुश। तो पहले रहता है कुलीन तंत्र, वो सैनिक तंत्र में परिवर्तित होगा, सैनिक में धनिक तंत्र, उग्र लोकतंत्र में, फिर अंत में निरंकुश तंत्र। फिर प्लेटो ने कवि और कलाकारों को अपने आदर्श राज्य से बाहर निकाल दिया। तो प्लेटो ने क्या किया, अपने आदर्श राज्य में कवि और कलाकारों को रहने नहीं, उनका कहना था कि कला सत्य की भी नकल है ना, सत्य की नकल की भी नकल है और वह युवाओं को भड़काती है। तो ये कहते हैं कि कलाकार है, कवि, ये लोगों को भड़काएंगे और राज्य के विरुद्ध क्रांति करने के लिए प्रेरित करेंगे, इसलिए रहना ही नहीं चाहिए। नारीवाद के प्रथम प्रणेता है, तो मैक्सी ने प्लेटो को प्रथम नारीवादी कहा है क्योंकि उन्होंने
महिलाओं को समान शिक्षा और शासन का अधिकार दिया। साथ ही उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने अपने रूलिंग एलिट के जो विचार है इसकी तुलना प्लेटो के, सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, उनमें रूलिंग एलिट के विचार की तुलना उन्होंने प्लेटो के संरक्षक से, माने गार्जियन से। अब प्लेटो के स्टेटमेंट देखिए क्या है, न्याय के बारे में इनके विचार देखिए। तो प्लेटो के विचार देखिए, आपको सीधा स्टेटमेंट देता। तो न्याय के बारे में इन्होंने क्या कहा वो देखिए, न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा देना है। तो प्लेटो कहते हैं कि न्याय का मतलब है हर व्यक्ति को उसका उचित हिस्सा देना है। न्याय शक्तिशाली का हित है, न्याय भय का शिशु है, कमजोरों की आवश्यकता है। न्याय अपने निश्चित स्थान पर अपने कर्तव्यों का पालन और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना है। तो न्याय का मतलब अपने कार्य अच्छे से करना, दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं। राज्य और व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं, राज्य बलूत के वृक्ष या चट्टान से पैदा नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के चरित्र से पैदा होता है। राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है। दार्शनिक राजा के बारे में क्या कहते हैं, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेगा या इस संसार के राजाओं राजकुमारों में दर्शन की शक्ति भावना नहीं आएगी, तब तक राज्य को उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिल सकती। विवेक के ऊपर किसी कानून या अध्यादेश का कोई अधिकार नहीं होता। तो ये कहते हैं जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे, यहाँ पर जो है शासन व्यवस्था ठीक से चलेगी, राज्य की बुराइयां खत्म नहीं होने वाली। फिर प्लेटो के विषय में कुछ विद्वानों के भी, प्लेटो के बारे में कुछ लोग स्टेटमेंट दिए, वो भी याद रखिएगा। प्रशंसा की है कुछ लोगों ने, क्या क्या की है। ए एन व्हाइट हेड साहब कहते हैं पूरा यूरोपीय दर्शन शास्त्र प्लेटो के विचारों पर लिखी गई कड़ियों के नीचे फुट नोट्स के समान। तो प्लेटो की तारीफ की है यहाँ पर ए एन व्हाइट हेड ने। इमर्सन साहब ने भी कहा है प्लेटो दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है, क्योंकि रिपब्लिक में दुनिया के सारे विचार समाहित है। जी एस सेबाइन ने कहा है कि द रिपब्लिक यूनानी नगर राज्य के आध्यात्मिक और नैतिक संकट का एक शानदार विश्लेषण और पुनर्निर्माण का प्रयास है। तो इन दो लोगों ने इसकी प्रशंसा की है प्लेटो की। फिर कुछ इसकी आलोचना भी करते हैं, कुछ लोग प्लेटो की आलोचना भी करते हैं। और आलोचना में देखिए पहला उनका शिष्य ये अरस्तु, अरस्तु प्लेटो का शिष्य, वही आलोचना कर रहा है। क्या कह रहा है, प्लेटो का जो साम्यवाद है वो एकता की अतिवादी चाहत के कारण राज्य को ही नष्ट कर देता है। तो वो प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना करते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ राज्य के नियंत्रण में बात की गई कि राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। साम्यवाद में यही कहा गया इसके, और इसी वजह से राज्य को ही नष्ट कर दिया है। जिस संपत्ति पर समान अधिकार होता है उसकी देखभाल सबसे कम होती है। फिर कार्ल पापर साहब भी एक आलोचना करते हैं, इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज। ये कहते हैं प्लेटो मुक्त समाज का प्रथम शत्रु। ये स्टेटमेंट रट के जाइएगा, ये बहुत बार पूछा गया कि किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है, तो कार्ल पापर ने। और प्रथम अधिनायकवादी कहा है। जो सोशल इंजीनियरिंग है वो यूरोपियन और दिन केसी है निरंकुश। रिचर्ड क्रॉसमैन ने भी कहा है प्लेटो का दर्शन जो है यहाँ पर फासिज्म और देन जो रिएक्शनरीज तानाशाही, माने फांसीवाद और प्रतिक्रियावादी तानाशाही को वैचारिक रूप से सही ठहराने का एक उपकरण मात्र है। प्लेटो की पुस्तकों का कालक्रम भी देख लीजिए, यहाँ पर भी पूछ जाते हैं कि कौन कौन सी पुस्तक कम आई, तो पूरा कब का आई वो भी देख लीजिए। सबसे पहले एपोलॉजी क्या आई थी 399 ईसा पूर्व में। ये सुकरात का जो अदालती भाषण, मैंने सुकरात को जब अदालत में ले जाया जा रहा था, जब उसको सजा हो रही थी, तो उसका भाषण क्या बताया था वो बताया गया। जब एथेंस की जूरी, माने जो का मतलब अपने वर्तमान संदर्भ में पीठ पर युवाओं को गुमराह करने और नास्तिकता का आरोप लगाया, तब सुकरात ने अपनी रक्षा में जो तर्क दिए, प्लेटो ने उसको वाद के रूप में। सुकरात का सबसे प्रसिद्ध कथन है बिना परखा हुआ जीवन जीने योग्य नहीं है। तो एपोलॉजी में क्या है, सुकरात के भाषण या अदालत में जो भाषण दिया वो। एक है क्रीटो, ये भी 399 ईसा पूर्व में लिखी। ये पुस्तक पूरी तरह से राजनीतिक दायित्व पर केंद्रित है। सुकरात का धनी मित्र क्रीटो, मतलब ये जो क्रीटो नाम का व्यक्ति था, ये सुकरात का मित्र था जो रईस था। उन्होंने जेल से भागने की योजना बनाता है, लेकिन सुकरात मना कर देता है। तो क्रीटो नाम का एक व्यक्ति जब सुकरात को सजा हो गई तो उसको ऑफर देता है सुकरात को कि भाई अभी आप जेल में हो, बाद में आपको जो है सजा दे दी जाएगी, उससे अच्छा क्या करो यहाँ से जेल से भाग जाओ। तो सुकरात मना कर देता है कि नहीं। वो सुकरात क्या कहते हैं, राज्य के कानून सर्वोच्च हैं, एक नागरिक को अन्यायपूर्ण तरीके से दिए गए दंड को भी समान रूप से सहना चाहिए, लेकिन कानून नहीं तोड़ना चाहिए। तो सुकरात कहता है कि राज्य सर्वोपरि के द्वारा जो भी काम किया जाता है, भले वो गलत है, उसको भी पालन करना। ठीक है। प्रोटोगोरस,
ये 390 ईसा पूर्व में लिखी। इस संवाद में प्रसिद्ध सोफिस्ट विचारक प्रोटोगोरस और सुकरात के बीच की बहस की बात की गई। तो प्रोटोगोरस और देन सुकरात के बीच की बहस की बताई गई, इसमें क्या बहस हुई? मुख्य विषय क्या सद्गुण को शिक्षा के माध्यम से सिखाया जा सकता है, और इसमें सुकरात सोफिस्टों के इस विचार का खंडन करते हैं कि नैतिकता केवल सापेक्ष होती है। इसका मतलब यह है, सोफिस्ट ये मानते थे कि नैतिकता जो होती है वो व्यक्ति के सापेक्ष, जो आपको सही लगता है वो सही है, जो गलत लगता है गलत है, ये सोफिस्ट मानते हैं। जबकि सुकरात कहते हैं ऐसा नहीं होता, वस्तु में ही गुण होता है, वस्तु में ही जो है सुख, मतलब अच्छी बुरी ये सब चीजें वस्तु में ही निहित होती। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को चोरी करना अच्छा लग रहा हो, तो ये अगर कोई व्यक्ति को अच्छा लग रहा है तो उसके हिसाब से तो फिर सही है। सोफिस्टों का तो यही मानना है कि जो व्यक्ति को अच्छा लगता है वो अच्छा है, जो बुरा लगता है बुरा है, व्यक्ति के हिसाब से। तो सुकरात कहते हैं गलत बात है, ऐसा नहीं होता। कुछ वस्तुओं में ही ऐसे गुण होते हैं कि वो अच्छी होती है। जैसे किसी की भलाई करना, वो अच्छा काम है तो अच्छा ही है, कोई भी करे। चोरी करना बुरा बुरा काम है तो फिर चोरी करना बुरा ही है। अब ये नहीं कह सकता किसी को चोरी करना अच्छा लगता हो तो कि उसके लिए वो अच्छा है, नहीं, गलत बात है। तो नैतिकता केवल सापेक्ष नहीं, सापेक्ष होती। फिर एक पुस्तक है गार्जियस। गार्जियस में क्या कहते हैं, इसका मुख्य विषय है अलंकार शास्त्र और वास्तविक राजनीति। प्लेटो सोफिस्ट विचारकों के जो चापलूसी भरे भाषण की आलोचना करते, तो सोफिस्टों के चापलूसी भरे भाषणों की आलोचना करते। तो पहली बार दार्शनिक विचार सामने आता कि अन्याय अन्याय करने से कहीं बेहतर और सम्मान। फिर एक पुस्तक है मेनो। मेनो प्लेटो की ज्ञान मीमांसा का बताता है, और इसमें एक सिद्धांत दिया गया है कि ज्ञान कोई नई सीखी वस्तु नहीं है, बल्कि ज्ञान मात्र एक मेमोरी है, रिकलेक्शन है। आत्मा पूर्व जन्म में सब कुछ देख चुकी, दर्शन बस उसे याद दिलाता है। तो ये कहते हैं कि ज्ञान कोई नई वस्तु नहीं है, ऑलरेडी मेमोरी में है, बस व्यक्ति के अंदर सब कुछ है, उसको बस वो रिकॉल कराना है। एक सिंपोजियम जो 385 से 300 ईसा पूर्व में लिखी गई, इसमें क्या कहते हैं, यह प्लेटो का प्रेम और सौंदर्य पर लिखा गया सबसे बाद है। एथेंस के बुद्ध एक दावत में इकट्ठा होकर इरोस की प्रकृति पर, इरोस मतलब लव, इसके ऊपर भाषण देते हैं, और यहीं से आध्यात्मिक प्रेम या प्लेटोनिक लव इसकी अवधारणा निकली, जहां प्रेम शारीरिक वासना से उठकर परम सौंदर्य की ओर बढ़ता। फिर एक पुस्तक है फेडो, ये आई थी 380 ईसा पूर्व में। कहा कि सुकरात के जो मतलब सजा दे रहे थे उसके अंतिम घंटों की बात करें, उसकी दास्तान बताता है ये। जहर पीने ठीक पहले सुकरात अपने शिष्य से आत्मा की अमरता पर बात करते हैं। तक में प्लेटो पहली बार अपने विचारों के सिद्धांत की रूपरेखा स्पष्ट। फिर आती है द रिपब्लिक, लगभग 375 ईसा पूर्व में। ये प्लेटो का सर्वोत्तम महाग्रंथ है जो 10 भागों में है। का उपशीर्षक है न्याय। में आदर्श राज न्याय का सिद्धांत, संरक्षक वर्ग के लिए पति पत्नियों का साम्यवाद, 50 वर्ष की कठोर शिक्षा का जो सिद्धांत दिया गया था, दार्शनिक राज्य का शासन, इसका बताया गया। फिर एक फ्रेड्स या फेडरस में प्लेटो ने मानव आत्मा को समझाने के लिए एक रथ का रूपक दिया है। एक रथ के दो घोड़े, एक सफेद है, सफेद घोड़े में जो है साहस है, काला है जो वासना से रिलेटेड, और सारथी जो है वो बुद्धि। इन दोनों का नियंत्रित करके ही सत्य के मार्ग पर चला जाता है। तो ये एक रथ का एग्जांपल देते हैं कि रथ के दो घोड़े हैं, दो घोड़े और एक रथ चलाने वाला सारथी। दो घोड़ों में से एक घोड़ा है सफेद, सफेद घोड़ा जो है वो साहस के साथ चलता है, और एक घोड़ा जो है वो है काला, और उसका गुण क्या है यहाँ पर, उसका है वासना। यहाँ पर जो सारथी है वो बुद्धि का प्रयोग करके दोनों को नियंत्रित करेगा, माने तो वासना वाला है जो साहस वाला, दोनों को नियंत्रित करेगा बुद्धि वाला व्यक्ति सारथी, तभी जाके वहां पर न्याय होता है। एक है पार्मेनाइडिस, ये लगभग 360 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। ये प्लेटो का सबसे कठिन और आत्म आलोचनात्मक संवाद है। प्लेटो बूढ़े दार्शनिक पार्मेनाइडिस के माध्यम से ही अपने विचारों के सिद्धांत की कमियों और तार्किक समस्याओं की समीक्षा करते हैं। फिर एक द स्टेट्समैन, ये व्यवहारिक राजनीति की ओर पहला कदम है। इसमें शासन को एक बुनकर की तरह, मतलब एक राजा को बुनकर की तरह बताया गया है, जो समाज के अलग अलग स्वभाव के लोगों को एक साथ बुनता है। सरकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। तो आपसे पूछा जाए सरकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण का स्टेट, ठीक, राजा बुनकर की तरह, जैसे बुनकर होता है ना, सारे तरह के कलर को मिला के कपड़ा बना देता है, ठीक, जैसे स्वेटर बुनते हैं ना अलग अलग धागों को मिलाकर, वैसे राजा भी अलग अलग लोगों को मिलाकर शासन करता है। एक टीमियस 355 ईसा पूर्व में आई। ये प्लेटो का एकमात्र वैज्ञानिक और ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित ग्रंथ है। वर्णन किया गया कि एक दिव्य शिल्पकार ने कैसे अमूर्त विचारों को देखकर इस भौतिक ब्रह्मांड और पदार्थ की रचना की। ठीक है, द लॉज, ये आई थी
1945 ईसा पूर्व में, और ये प्लेटो की सबसे लंबी और मरणोपरांत प्रकाशित होने वाली पुस्तक है जो 12 भाग में। आपसे प्रश्न पर दो पूछा जा सकता है। प्लेटो की सबसे लंबी पुस्तक द लॉज 12 भाग में है, और मृत्यु के बाद प्रकाशित होने वाली पुस्तक द लॉज ही है। में जीवन के कड़े अनुभव के बाद प्लेटो थोड़ा यथार्थवादी बन जाते हैं। दार्शनिक राजा के असीमित स्थान पर कानून की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और 5040 नागरिक होने चाहिए राज्य में बताते हैं। इसमें कड़े नियंत्रण के साथ निजी संपत्ति की वापसी, विभाग की वापसी, और राज्य की रात्रिकालीन परिषद की भी बात कर। ठीक है, प्लेटो का अगला जो हम देखते हैं, आदर्श राज्य के निर्माण के 3 चरण बताते हैं। प्लेटो की जो पुस्तक है द रिपब्लिक, इसमें आदर्श राज्य के निर्माण के 3 चरण, माना आदर्श राज्य कैसे बनेगा तो उसके 3। पहला है स्टेप स्वस्थ राज्य की बात करते हैं। प्लेटो कहता है कि ये केवल मानव की प्राथमिक भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनता है। तो पहले बनेगा स्वस्थ राज्य, मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति, केवल उत्पादक वर्ग होगा। सुकरात सूरों का नगर, क्योंकि इसमें कोई विलासिता नहीं होती। फिर होता है दूसरा, इसके बाद स्वस्थ राज्य में पहले केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, फिर बनेगा विलासी राज्य। जब मनुष्य की इच्छाएं बढ़ेगी तो वो कला, संगीत, विलासता की चीजें याद आएंगी, अधिक भूमि की जरूरत पड़ेगी, युद्ध होगा, सैनिक वर्ग आएगा, और फिर होगा न्यायपूर्ण राज्य। जब बुद्धि, सैनिक और उत्पादक वर्ग नियंत्रित करती है, तो बुद्धि को सैनिक और उत्पादक वर्ग द्वारा नियंत्रित होती है। माने जब बुद्धि के अनुसार सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग काम करते हैं, तो फिर आएगा चौथा तत्व राज्य, है ना। और ये काम कौन करेगा? सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग को नियंत्रित करने का दार्शनिक राजा। फिर दार्शनिक राजा आएगा और न्यायपूर्ण राज्य बने। अब कार्ल पापर द्वारा प्लेटो का जो मुक्त समाज का मानने के 3 तरीका, क्योंकि आपको पता भी एक स्टेटमेंट बताया था मैंने, कार्ल पापर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा था। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, उसके क्या कारण है, उस पर बात करते हैं। कार्ल पापर की एक पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स, प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया। क्यों? इसका पहला रीजन है सार तत्ववाद। तो प्लेटो क्या कर रहा है, वास्तविक मनुष्य और समस्या को छोड़कर एक आदर्शवादी बात कर रहे हैं। वो काल्पनिक बात कर रहे हैं, ना कि वर्तमान विचार संसार के बारे में फोकस कर रहे हैं। तो इस वो कहते हैं कि आज का शत्रु समग्रतावाद। प्लेटो राज्य रूपी सामूहिक इकाई को सब कुछ मान लेते हैं, उसके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकारों, इच्छाओं को पूरी तरह बलि चढ़ा देते हैं। इसके अलावा देखिए इतिहासवाद। प्लेटो का मानना था कि इतिहास एक निश्चित पतन की ओर जाता है, उस पतन को रोकने के लिए दार्शनिक राजा द्वारा समाज के कठोर और निरंकुश नियंत्रण सही ठहराते हैं। तो कार्ल पॉपर कहते हैं कि 3 चीजें हैं जिसकी वजह से प्लेटो मुक्त समाज का शत्रु। ठीक, अब यह ध्यान रखिएगा, ये प्लेटो वाला लगभग पूरा टॉपिक हो गया। इतना आपने अच्छे से कर लिया ना, आपका प्लेटो वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, इस बात की गारंटी है। आपको इतना अच्छे से पढ़ना है ना। तो आपको करना क्या है, आपको ये वाला वीडियो आप देखिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट्स के माध्यम से आएगा। अगर आपने प्लेटो के ये सारे विचार पुस्तकों को पढ़ा है, इनके बारे में किसने क्या स्टेटमेंट किया, वो सब देख पढ़ा, तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी इस टाइप से होगी कि आप कोई सी भी एग्जाम हो अच्छे से फाइट कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही लेवल का, यूजीसी नेट, जेआरएफ हो, या अन्य कोई एग्जाम हो, एपी हो, नेट हो, सेट हो, किसी भी एग्जाम में ये इतना पढ़ लिए सफिशियंट है, कुछ और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लेटो वाला ये टॉपिक पढ़ के एक बार इसके प्रश्न आइए, आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि हमने पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिया। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रश्न उत्तर भी बताता हूँ। हर टॉपिक में हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, है ना, उसके बाद मैं कुछ प्रश्न उत्तर देता हूँ। हमारी कुछ डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेगी, उसके बाद सारी क्लासेस ऐप पर मिलेगी ना। तो मैं हर टॉपिक के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। और प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन रहेंगे वो PYQs ही रहते हैं, तो आपको पता चल जाए कि हम किस लेवल का कंटेंट आपको दे रहे हैं। ये नेट 2019 का प्रश्न है, इसमें पूछा गया था प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों कौन से 2 सही है। तो आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए, कौन से 2 स्टेटमेंट सही है वो बताना है। पहला, प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया। उनका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, वास्तविकता नहीं। और सी, वह नारीवादी नहीं थे। और डी, उन्होंने वर्ग विहीन राज्य की बात की। बताइए इन 4 में से कौन कौन, ए और बी दोनों, केवल बी और सी, या केवल ए डी, या केवल ए बी डी? बताइए भाई, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका आंसर रहेगा ए और बी। अगला प्रश्न देखिए, नेट 2020 का प्रश्न है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में यह प्रसिद्ध टिप्पणी किसने की? अरस्तु का आदर्श राज्य हमेशा प्लेटो के जो श्रेष्ठ राज्य ही
तो अरस्तु का जो आदर्श राज्य हमेशा प्लेटो का जो सेकेंड सर्वश्रेष्ठ राज्य वही है। ये किसने? ए डनिंग ने, एल वाइपर, एच सेबाइन, विलियम एबेंस्टीन। आंसर जी एस सेबाइन। अगला है नेट 2023 का प्रश्न है, प्लेटो द्वारा द रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य के विकास के चरणों के संबंध में निम्नलिखित में सही तार्किक क्रम क्या है? तो मैंने आपको बताया था आदर्श राज्य का विकास किन होगा, तो वो मैंने बताया था। पहला है विलासी राज्य होगा, फिर दूसरा न्यायपूर्ण राज्य, तीसरा स्वस्थ राज्य। तो इसका क्रम बताइए। आपको पता पहले स्वस्थ राज्य होगा, फिर विलासी, फिर न्यायपूर्ण। कहीं पे है ऑप्शन सेकेंड ये भी। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की मूल विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? कुछ ऑप्शन आपको बताना रहेगा क्या सही है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता बतानी है आपको। पहला, कानूनी अधिकार व न्यायालयों की समानता, समाज के सभी व्यक्तियों की पूर्ण आर्थिक समानता। थर्ड, अपनी प्राकृतिक क्षमता के अनुसार कर्तव्य पालन व हस्तक्षेप। और चौथा, शासक वर्ग के विरुद्ध आम जनता को विद्रोह का अधिकार। ये उत्तर रहेगा 30, अपनी प्राकृतिक क्षमता के अनुसार कर्तव्य पालन व हस्तक्षेप। ठीक, तो ये एक टॉपिक था प्लेटो, जो पूरा आप लोगों को करवाया गया है। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मतलब यूट्यूब पे मिल रहा है आप लोगों को। जो बच्चे, आप लोगों को पता है कि ऑल एग्जाम प्लेस पे नेट सेट एपी क्लासेस शुरू की है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर पॉलिटिकल साइंस की, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्राइस मैंने आपको बता दी, अभी प्राइस है इसकी 1999 प्लस जीएसटी आपको अलग से पे करना पड़ेगा, इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। ऑल एग्जाम प्लेस पर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक नया बैच लॉन्च किया गया है। यूजीसी नेट सेट के लिए बैच आया है। तो बच्चे जिस भी तैयारी करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक फीस देनी है, 3 कोर्स आपको मिलेंगे, नेट का, सेट का और देन एपी का कोर्स भी मिल जाए। एक फीस में आपको 3 ही तैयारी। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको वीडियोस पसंद आया होगा। कमेंट्स के माध्यम से अपने अनुभव जरूर बताइएगा। कैसी लगी आपको क्लास, कंटेंट कैसा है, आप जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक साझा करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। धन्यवाद।